चुनाव पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत मिली है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में काउंटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर हिंसा की खबरें मिल रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की सूचना भी मिल रही है, तो वहीं कूच बिहार में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में काउंटिंग जारी है, लेकिन काउंटिंग के दौरान ही राज्य में 4 से 5 जगह पर हिंसा और झड़प की खबरें मिल रही हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को निर्णायक बढ़त इधर मिल गई है, ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भवानीपुर सीट जो पश्चिम बंगाल की हॉट सीट कही जाती है, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, जो कुछ देर पहले तक पीछे हो गई थी। शुभेंदु अधिकारी आगे थे, करीब 23,000 वोटों से एक बार फिर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अब पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी निर्णायक बढ़त बनाते हुए आगे हैं, 23,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर, एक तरफ तो काउंटिंग जारी, दूसरी तरफ तो देखिए तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें तो यहां पर टीवीके को ऑफर कांग्रेस ने दिया है, समर्थन का प्रस्ताव टीवीके के सामने, क्योंकि टीवीके चमकती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है तमिलनाडु में। और ऐसे में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन का प्रस्ताव टीवीके को दे दिया है। विजय की पार्टी जो पहली बार चुनाव में उतरी और खुद को स्थापित करती हुई आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन का प्रस्ताव दिया है। और चलिए, जो जिस तरह के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं तमाम राज्यों में, उसको लेकर के प्रहलाद पटेल जी का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए। पहले तो ये राष्ट्रवादी की अखंड विजय है। सीमावर्ती राज्य, चाहे वहां पर राज्य के दल हों या केंद्र के दल हों, जिनने राज्य और केंद्र के संबंधों का मजाक बनाया, जनता ने उनको हाशिए पर पहुंचा दिया। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की विजय है, ये राष्ट्रवाद की विजय है। और इसके लिए अगर किसी को बधाई दी जानी चाहिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को, और वो कार्यकर्ता, और विशेषकर मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि उनने अपनी कीमत चुकाकर ये विजय हासिल की है। उनको बहुत अनंत शुभकामनाएं। चलिए, तो हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। जयवर्धन शर्मा हैं प्रवक्ता बीजेपी से, और अमित तावरे हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। अमित जी, एक क्विक रिएक्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी, धैर्यवर्धन जी। जयवर्धन नहीं भैया, प्रभु टीम ठीक करिए जरा, ये वो धैर्य रखने वाले धैर्यवर्धन है जिनके धैर्य की प्रशंसा समस्त भारतीय जनता पार्टी जगत में है। बहुत क्षमा कीजिएगा धैर्यवर्धन जी। जी हाँ, अमित जी। जी जी, अमित जी, क्विक रिएक्शन आप। देखिए, सारे परिणाम जो है वो सर आपके सामने हैं, और अभी शाम तक मुझे लगता है कि सारी स्थितियां जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और पार्टी को जहां केरला में बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया है, और जहां जहां प्रदर्शन हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है, जहां जहां हमारी कमज़ोरी रही है, निश्चित तौर पर संगठन इसको बैठकर विचार करेगा कि कहां आखिर कौन सी कमी रह गई। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो पश्चिम बंगाल की हो रही थी, हमने देखा वहाँ पर किस तरीके का चुनाव लड़ा गया है। और यदि इस तरीके से ही अब देश में चुनाव होंगे, आप देखिए चुनाव के 25 दिन पहले जो है, जो एक सत्ताधारी पार्टी के मुख्य जो रणनीतिकार थे आईपैड, उसके प्रमुख व्यक्ति को उठाकर ले जाया जाता है, उनके सारे खाते सीज कर दिए जाते हैं। यदि अब लोकतंत्र में इस तरीके के ही चुनाव होंगे तो ये आपको हमको सबको मिलकर तय करना होगा। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, ये जनता जनार्दन का निर्णय है। निश्चित तौर पर जीतने वाले सभी लोगों को बधाई। पश्चिम बंगाल की जनता अब ये देखेगी जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ वादे किए हैं, अमित शाह जी ने जो वादे किए हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने है। जी, धैर्यवर्धन जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी सर, मैं तो बंगाली में बोलना चाहूंगा कि वाह, खूब मजा लागছে। आज आमी भालो आছি। शरद द्विवेदी साहब, आपनी केमो आछे? हाँ, बढ़िया छे। अनेक अभिनंदन, धन्यवादम। रसगोल्ला, सन्देश, झालमुड़ी पुचके खाबो, आनंद मनाबो, जय श्री राम गाबो, जय काली माता गाबो। आज बहुत अच्छा दिन है, आज इतिहास रचा है बंगाल में, और ये सिद्ध किया है
कि विदेशी ताकतों को देश में प्रश्रय देकर भारत में कोई राज नहीं कर पाएगा, विदेशी एजेंडे को देश में चला करके कोई भारत में राज नहीं कर पाएगा। ये अन्याय के खिलाफ जनता जब खड़ी होती है तब पश्चिम बंगाल जैसा रिजल्ट आता है। कोई कल्पना कर सकता था कि दीदी आज 2 अंकों में सिमट गई? जबरदस्त तूफान आया। इस तूफान में सारा अपोजिशन हाफ और कांग्रेस पूरी साफ, चौतरफा साफ हो गई। मुझे लग रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज पूरा देश एक बार फिर से प्रणाम कर रहा है और बंगाल की जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार कर दिया है, जब बंगाल का एक सपूत पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ के हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और हमें फक्र है अपने उस महानायक पर, उस बंगाली सपूत पर कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया देश की एकता अखंडता के लिए। इसलिए बंगाल की जनता का खूब खूब आभार। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इतना निराशाजनक नहीं है धैर्यवर्धन जी। केरल में सरकार बनाने जा रही है, अभी तुरंत खबर आई है कि टीवीके को समर्थन दे रही है। टीवीके मान जाती है तो 2 राज्यों में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी सरकार बना रही है। देखिए, दक्षिण और केरल में, केरल में और तमिलनाडु में कांग्रेस का क्या सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं? क्या उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार आया है? वह इतनी छोटी मोटी सीटें तो उनकी बहुत पहले से हैं, वहां उसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है। और पश्चिम बंगाल में जहां उनको उम्मीद थी कि वो दहाई का आंकड़ा पार करेंगे, वो 0 पर आउट हो गए। और इसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता लोग अभी भी अगर केवल अपने दक्षिण के उन 2 राज्यों पर प्रसन्नता और खुशी मनाना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि हमारी खुशी में भी आप रसगुल्ला खाइए और आप संतुष्ट हो जाइए। क्यों नहीं खाएंगे, खिलाएंगे तो बिल्कुल खाएंगे। ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र में बड़ी समृद्ध परंपरा है। अमित जी, रसगुल्ला। अब धैर्यवर्धन जी के लिए तो 2 खुशियां हैं, वापस वो प्रवक्ता बन गए हैं और उनकी पार्टी को जीत भी मिली है, तो रसगुल्ला तो बनता है। लेकिन धैर्यवर्धन जी आप खिलाएंगे? हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे, खिला देंगे उनको। केरल की उनको 2 रसगुल्ला खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। दूसरी बात यह है कि धैर्यवर्धन जी, आप भूल गए हो कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की जनता के साथ जब अंग्रेजों से लड़ाई शुरू करी थी तो हमारे कई ऐसे लोग थे, देश की जनता थी, जो बगैर आज़ादी मिले अपना जान तक दे दी उन्होंने। हमको आज़ादी जब नहीं मिली थी, हमारे अंदर वो खून है। तो आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। आप कई ऐसी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, अंग्रेज़ों का दमन हम लोगों ने सहा। अब आप लोग तो उस टाइम थे भी नहीं, 1924 में संघ बना, कुछ नहीं हुआ, वो बातें आज करने का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये छोटी मोटी उनसे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस एक विचारधारा है जो लंबे समय से चली आ रही है। आप कह रहे हो कि 2 राज्यों से, अरे आपके तो 2 सांसद हुआ करते थे, आज आप जहाँ पहुँचे हो, और आज आप इतनी बड़ी पार्टी को आज आप लोग ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है, 2 सांसदों की पार्टी, आप लोगों के पास भरी पूरी हवेली, पूरी धन संपदा से भरी थी, वो खाली हो गई। शरद जो जिनकी हवेली खाली थी वो 2 से लेकर आज 22 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, कहीं 17-18 राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। कमाल तो है। शरद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के दिए हुए संविधान और लोकतंत्र के कारण ऐसा हुआ है। क्या हमारे उन महानायकों ने, उन प्रधानमंत्रियों ने कभी ये कहा था कि विपक्ष मुक्त भारत? ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। यदि उस टाइम हमारे लोग भी ऐसा सोच लेते तो क्या आज वो 2 से यहां तक पहुंच पाते? ये तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि जितना पोषण, जितनी खाद, पानी, बिजली उस पौधे को देना था वो हमने विपक्ष को दिया। लेकिन क्या आज भारत की परिस्थितियां वैसी हैं? चुनाव के महीने भर पहले आप बहुत जुल्म किया, कांग्रेस ने बहुत जुल्म किए। कांग्रेस ने निर्वाचित सरकार को पटका, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस ने मुकदमे लगाए। आपकी विचारधारा की धारा सूख गई है, ये सत्य स्वीकारो। आपका कार्यकर्ताओं से संवाद कम हो गया है। आपके नेता केवल ट्विटर पर दिखाई पड़ते हैं, आपके नेता केवल संसद में फोटो चलिए आज अच्छा दिन है, जाना बंद कर दिया। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अच्छा दिन है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार अगर पश्चिम बंगाल, निश्चित तौर पर इसका नायक जो है भारतीय जनता पार्टी है इन 5 राज्यों की, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ जो था और जो सबसे बहुप्रतीक्षित, मच अवेटेड था पश्चिम बंगाल, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी मुस्कुराने की वजह है।
और अगर टीवीके का दांव चल जाता है, जो आपने समर्थन की बात की है, तब तो आप 2 राज्यों की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल धैर्यवर्धन जी, अमित जी, यही है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? क्या एक और गैर भाजपाई लिनियज से आने वाला नेता पश्चिम बंगाल में ये जिम्मेदारी संभालेगा, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी? सवाल है अभी कि क्या शुभेंदु उस तरफ बढ़ेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह, कि वो दायित्व संभालेंगे? क्योंकि अमित शाह जी ने ये बात कही थी कि कोई बांग्ला भाषी ही मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात साफ है कि ये पश्चिम बंगाल का ही बीजेपी का नेता होगा। लेकिन बीजेपी ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था। ये चुनाव उसने मुख्यमंत्री फेस पर नहीं लड़ा, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और बीजेपी की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा गया। तो शुभेंदु अधिकारी, आप ममता बनर्जी के कभी करीबी रहे, टीएमसी से बीजेपी में आए और ममता बनर्जी को पिछला चुनाव उन्होंने हराया भी था 1 सीट से। तो बंगाल में प्रयोग की गुंजाइश कम है। हालांकि भट्टाचार्य जो हैं, शाविक भट्टाचार्य, उनका भी नाम है, दिलीप घोष का भी नाम है, लेकिन सबसे पहले जो नाम है वो शुभेंदु अधिकारी का नाम है। क्योंकि अब ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाती रही है, जो रीसेंट पास्ट में हमने देखा है, चाहे बात राजस्थान की हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो क्या ये शुभेंदु होंगे या नौमिक भट्टाचार्य होंगे या फिर दिलीप घोष होंगे, शामिक भट्टाचार्य? तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, इस पर आपका रिएक्शन सर? बंगाल में सीएम फेस को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हैं और कई बड़े नाम, कई बड़े नेता बीजेपी के जिन्होंने बंगाल में जमीनी स्तर पर उतर करके काम किया है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो शुभेंदु अधिकारी के नाम की ही हैं। क्या कहें, बीजेपी क्या एक बार फिर से चौंका सकती है, या फिर जिन नामों की चर्चा है, जिनकी रेस चल रही है, उन्हीं में से कोई एक नाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बंगाली अस्मिता बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आदरणीय शरद द्विवेदी साहब कह रहे थे कि वहां की जनता का मानस भी यही है कि किसी न किसी बंगाली व्यक्ति को ही नेतृत्व दिया जाए। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं। पर व्यक्ति के चयन की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इस पर निर्णय करता है। तो ऐसा जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय कभी नहीं किया है। उसमें समय लगता है, विचार विमर्श होता है, और उसके बाद सारे लोगों की मंशा को समझकर धैर्यवर्धन जी, सबसे आगे तो शुभेंदु जी ही हैं, और एक और गैर भाजपाई डीएनए का नेता, और यही आपकी चुनावी रणनीति में बहुत असरदार रहा है कि ऐसे सरदार जो आपके खेमे से नहीं आते लेकिन हैं बहुत असरदार, उनको ले आओ और बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ा लो। देखिए, आपको सारे आकलन करने का अधिकार है और राजनीतिक आपकी जो दृष्टि है वो काफी शार्प है, बहुत कुशाग्र बुद्धि है आपकी, बहुत बहनापन है। पर मैं एक मर्यादित तौर पर केवल यही कहूंगा कि बंगाली अस्मिता का वह चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। हालांकि चुनाव में मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भारी बहुमत के साथ जनता ने इनको ये सीट्स दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनता भी आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राज्य के हित में जो भी निर्णय करेगी वह श्रेष्ठतम होगा। अमित जी, जैसा आपने भी कहा और इसके पहले भी हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ बड़ी कड़वाहट कांग्रेस की नज़र आई है। ऐसे में आप अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए एक संयुक्त विपक्ष का क्या चेहरा देखते हैं? इंडिया ब्लॉक की बात हुई, समाजवादी पार्टी के साथ भी आपके रिश्ते बहुत बेहतर नज़र नहीं आते हैं, टीएमसी के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर नज़र नहीं आते हैं। आखिर आप दक्षिण के इक्का दुक्का रीजनल पार्टीज़ के साथ क्या आप टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को एक गठबंधन के रूप में? देखिए, अब ये मामले तो चूंकि शीर्ष नेतृत्व के हैं, लेकिन यदि मैं एक आम यदि हम बात करें तो हमारी 45 सीटें थी, 99 पर हम पहुंचे लोकसभा के चुनाव में। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश